नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे कानून के बारे में। एक ऐसा कानून जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी कहानी ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। ये असल में वो पहला सबसे बड़ा कदम था जो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना शिकंजा कसने के लिए उठाया था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस एक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1773 से भी पहले बंगाल में देखिए, उस वक्त बंगाल में ना एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन रही थी। एक गहरा विरोधाभास जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। और यही वो पहेली थी जिसने एक बहुत बड़े संकट को जन्म दिया। और इसी संकट की वजह से इस कानून की जरूरत आन पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विरोधाभास था क्या। देखिए, एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो खुद आप यकीन नहीं करेंगे दिवालिया होने वाली थी। उसका खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। और फिर दूसरी तरफ थे कंपनी के ही अधिकारी। जब ये लोग भारत से काम करके इंग्लैंड वापस जाते थे तो इनके पास बेहिसाब दौलत होती थी। इतना पैसा कि इंग्लैंड में लोग इन्हें मजाक में नवाब्स बुलाने लगे थे। मतलब नवाब, क्योंकि इनकी शानो शौकत किसी भारतीय नवाब से कम नहीं थी। अब सोचिए, कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई, उनका वित्तीय संकट इतना गहरा गया कि उन्हें जिंदा रहने के लिए ब्रिटिश संसद के दरवाजे खटखटाने पड़े, मदद मांगनी पड़ी। और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। कंपनी ने पूरे 1 मिलियन पाउंड का कर्ज मांगा था। उस जमाने में ये एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी रकम थी। जरा अंदाजा लगाइए। और बस जैसे ही ये बात ब्रिटिश संसद में पहुंची, वहां तो हंगामा खड़ा हो गया। सांसद हैरान थे, गुस्से में थे। उन्होंने कंपनी से एक बहुत सीधा और बहुत चुभता हुआ सवाल पूछा। ये क्या मजाक है? ये कैसे हो सकता है कि आपके कर्मचारी तो राजा बनकर घूम रहे हैं और आपकी कंपनी वो खुद एक भिखारी बनी हुई है? बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से सीधे हस्तक्षेप की नींव पड़ी। तो इसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से संसद को मजबूरन आगे आना पड़ा। उन्हें सीधे दखल देना पड़ा। अब तक जो चल रहा था ना कि कंपनी को पूरी खुली छूट थी, वो जो चाहे करे, इसे लेसे फेयर कहते हैं, उस दौर का अब अंत हो चुका था। अब बारी थी नियमन की, यानी रेगुलेशन के एक नए दौर की। और इसी दखलंदाजी का नतीजा क्या निकला? नतीजा था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर यह कानून दो वजहों से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली वजह, यह ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने का, उन्हें रेगुलेट करने का। और दूसरी, शायद इससे भी बड़ी वजह, इसी कानून ने भारत में एक केंद्रीय प्रशासन, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। तो चलिए अब इस कानून को जरा चीर फाड़ कर देखते हैं, इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। इसमें ऐसी कौन सी 6 खास बातें थीं, 6 की फीचर्स जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं। आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, इस एक्ट ने बंगाल की जो लीडरशिप स्ट्रक्चर थी ना, उसे जड़ से बदल दिया। एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव। ये एक इशारा था कि कंपनी अब सिर्फ व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रहेगी। तो बदलाव क्या हुआ? जो पद पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाता था, उसे अब बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी कि बंगाल का जो हेड है वो अब सिर्फ एक कंपनी का मैनेजर नहीं है, वो एक शासक है जिसके हाथों में असली राजनीतिक शक्ति है। और इस नए और बेहद शक्तिशाली पद पर बैठने वाले पहले शख्स कौन थे? वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। एक दिलचस्प बात यह है कि वो बंगाल के आखिरी गवर्नर भी थे और पहले गवर्नर जनरल भी। चलिए अब आते हैं दूसरी खूबी पर। इस एक्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ठीक है, गवर्नर जनरल का पद बड़ा तो है, लेकिन उसे बेलगाम शक्तियां नहीं दी जाएंगी। वो अकेला ही सब कुछ तय नहीं करेगा। उसकी मदद के लिए और उस पर एक तरह से लगाम कसने के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, यानी एक कार्यकारी परिषद। और नियम यह था कि सारे फैसले बहुमत यानी मेजॉरिटी वोट से होंगे। मतलब अगर काउंसिल के 4 में से 3 सदस्य गवर्नर जनरल के खिलाफ वोट कर दें तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता, उसे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। बहुत जरूरी बात, उसके पास उस वक्त वीटो पावर नहीं थी, वो काउंसिल के फैसले को पलट नहीं सकता था। अब आते हैं तीसरी और एक और बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज पर। इस एक पॉइंट ने भारत में ब्रिटिश राज का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
देखिए, इस एक्ट से पहले क्या होता था। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसीज अलग अलग थीं, अपने फैसले खुद लेती थीं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस कानून ने पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे ला खड़ा कर दिया, उन्हें सबॉर्डिनेट बना दिया। और दोस्तों, यही थी भारत में ब्रिटिश पावर के केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की असली शुरुआत। चौथी बड़ी बात, याद है हमने भ्रष्टाचार की बात की थी, सत्ता के गलत इस्तेमाल की। तो उसी को रोकने के लिए न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, एक फॉर्मल हाई लेवल जुडिशियल बॉडी बनाई गई। और वो कदम क्या था? साल 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसमें एक चीफ जस्टिस से और उनकी मदद के लिए 3 और जज थे। और इसके पहले चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजा इम्पे। ये नाम याद रखिएगा, आगे काम आएगा। चलिए अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। और ये पॉइंट सीधा हमला था उस भ्रष्टाचार की जड़ पर जिसने उन अमीर नॉब्स को पैदा किया था। कंपनी के कर्मचारियों की जेबें भरने से रोकने के लिए एक्ट ने 3 चीजों पर सख्त पाबंदी लगा दी। नंबर 1, कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार यानी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। नंबर 2, किसी भी स्थानीय भारतीय से कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी। और नंबर 3, सिर्फ रिश्वत ही नहीं, किसी भी तरह का तोहफा, कोई प्रेजेंट, कुछ भी लेना सख्त मना था। और अब आते हैं आखिरी यानी छठे फीचर पर। यह दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार का शिकंजा सिर्फ भारत में ही नहीं कसा जा रहा था, बल्कि लंदन में बैठे कंपनी के आकाओं पर भी लगाम लगाई जा रही थी। कंपनी को जो बॉडी लंदन से चलाती थी उसे कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आप इन्हें कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझ सकते हैं। अब उनके लिए यह जरूरी कर दिया गया कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी पूरी रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देनी होगी, चाहे वो पैसे का मामला हो यानी रेवेन्यू, या नागरिक मामले हो यानी सिविल अफेयर्स, या फिर सेना से जुड़ा कोई मामला यानी मिलिट्री अफेयर्स। अब सब कुछ संसद की नजर में रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो इतना बड़ा, इतना साहसी एक्ट बनाया गया वो परफेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। असल में ये एक अधूरा दस्तावेज था। और सच तो ये है कि इसने जितनी मुश्किलें हल की उससे कहीं ज्यादा नई और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। इस एक्ट में 3 बहुत बड़ी जानलेवा खामियां थीं। पहली, एम्बिग्यूटी, मतलब कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की क्या ताकत है, गवर्नर जनरल की काउंसिल की क्या ताकत है, ये सब धुंधला था। और इसका नतीजा, दोनों में जबरदस्त टकराव। दूसरी कमी, नो वीटो। जैसा हमने बात की, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी ही नहीं। उसकी अपनी काउंसिल ही उसे ओवररूल कर देती थी, जिससे वो बेबस हो जाता था। और तीसरी बड़ी गलती, जुरिस्डिक्शन। ये साफ ही नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या है। क्या वो सिर्फ अंग्रेजों के केस सुनेगा या भारतीयों के भी? इस एक सवाल ने बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक नजर में इस एक्ट के सबसे जरूरी पॉइंट्स को फिर से दोहरा लेते हैं। क्या क्या हुआ? गवर्नर का पद बना गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना। सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिसमें बंगाल को बॉम्बे और मद्रास से ऊपर रखा गया। और हां, प्राइवेट ट्रेड और रिश्वतखोरी पर रोक लगाकर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आखिर में द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अपने पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक सवाल छोड़ गया। इसने भारत में 2 ताकतवर सेंटर बना दिए। एक तरफ था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, और दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये एक्ट ये बताना भूल गया कि इन दोनों में से असली बॉस कौन है, सर्वोच्च कौन है, हु वॉज ट्रूली सुप्रीम। और सत्ता का यही संघर्ष आने वाले कई दशकों तक ब्रिटिश भारत की कहानी तय करने वाला था। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने देखा था कि कैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल खड़ा कर देता है ना? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच की वो लड़ाई, वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी थी कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली इंटरवीन करना ही पड़ा। तो चलिए आज देखते हैं कि पार्लियामेंट ने इस पूरी उलझन को, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आखिर किया क्या। पहले ये याद करना जरूरी है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस थी। कैलकाटा में जो गवर्नेंस थी वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई थी, ठप पड़ गई थी। ये एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डीडलॉक था, जहां सरकार का कोई भी हिस्सा ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा था। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, हमारे पिछले विश्लेषण का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो यही था। एक तरफ थी एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल, जिनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, और दूसरी तरफ थी जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, जो कह रही थी कि उसका जुरिस्डिक्शन तो गवर्नर जनरल समेत सब पर लागू होता है। और इसका नतीजा, पैरालाइसिस।
ठीक है, तो इस पूरी कहानी को सिस्टमैटिकली समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। पहले हम संकट, द क्राइसिस को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पहला मरहम मतलब द बैंडेड क्या था। उसके बाद जो बड़ा ऑपरेशन हुआ, द मेजर सर्जरी, उसे जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि इससे जो नई हकीकत बनी, द न्यू रियलिटी, वो क्या थी। तो संकट ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना लगभग नामुमकिन हो गया था। जरा सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो अपना ऑफिशियल काम कर रहे थे, जैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेना, उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जा रहा था। इससे एक डर का माहौल बन गया था और यह साफ था कि तुरंत कुछ करने की जरूरत है। अच्छा, तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए पार्लियामेंट का जो पहला कदम था, वो था द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसे एक फुल सिस्टम रिफॉर्म की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक क्विक टारगेटेड फिक्स था। इसे एक लेजिस्लेटिव बैंडेड की तरह समझ सकते हैं, जो बस सबसे गहरे घाव पर लगाया गया था। इस कानून को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है और इसका एक ही मेन गोल था, एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर निकालना। इसने एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, मतलब कि गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल और कंपनी के कर्मचारी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में किए गए किसी भी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट आज भी दुनिया भर के कानूनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह का फर्स्ट एड था। 1781 के एक्ट ने गवर्नर जनरल और कोर्ट के बीच की लड़ाई को तो फौरन रोक दिया, लेकिन उसने उस बड़े सवाल का जवाब नहीं दिया कि ब्रिटिश इंडिया पर आखिर असली कंट्रोल किसका है। क्या एक ट्रेडिंग कंपनी का या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का? इस सवाल के जवाब के लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी। और यहीं से हम आते हैं इस विश्लेषण के मेन टॉपिक पर, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये एक लैंडमार्क कानून था जिसका नाम ब्रिटेन के उस वक्त के युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। इसका मकसद कोई छोटा मोटा सुधार करना नहीं था, बल्कि भारत में कंपनी के शासन की पूरी स्ट्रक्चर को ही बदलना था। अब इस कानून की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, वो था डुअल कंट्रोल का नया कॉन्सेप्ट। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा और क्लेवर कॉम्प्रोमाइज था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कंपनी से पावर ली भी गई और नहीं भी, है ना अजीब? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम आखिर काम कैसे करता था। इस कानून के पीछे का लॉजिक बहुत सिस्टमैटिक था। पहला स्टेप, कंपनी के कामों को दो हिस्सों में बांट दो, कॉमर्शियल यानी व्यापार से जुड़े काम और पॉलिटिकल यानी राजनीति से जुड़े काम। दूसरा स्टेप, पॉलिटिकल कामों की निगरानी के लिए एक नई सरकारी बॉडी बनाओ, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इस बोर्ड के जरिए भारत के शासन, सेना और रेवेन्यू पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा कंट्रोल स्थापित कर दो। और ये टेबल इस नई स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से दिखाता है। कंपनी के जो पुराने मालिक थे, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें ट्रेड यानी बिजनेस साइड का काम देखने दिया गया। ये थी उनकी आधी रोटी। लेकिन पावर की जो दूसरी आधी रोटी थी, मतलब सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल और मिलिट्री मामले, वो एक नई बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए, जो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोई एडवाइजरी कमेटी नहीं थी। नहीं, ये इंडिया से जुड़े सभी नॉन कमर्शियल मामलों पर अल्टीमेट अथॉरिटी थी। और सबसे क्रूशियल बात, इस बोर्ड के सदस्यों का वेतन और सारे खर्चे इंडियन रेवेन्यू से दिए जाने थे। मतलब भारत पर कंट्रोल रखने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट की बॉडी का खर्चा भी भारतीय ही उठा रहे थे। पिट्स इंडिया एक्ट ने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं बदला, इसने भारत में कंपनी के टेरिटोरीज की लीगल स्टेटस को भी हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस कानून ने ब्रिटिश सॉवरेनिटी के एक नए दौर की शुरुआत की। इस कानून में इतिहास में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों के लिए ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया फ्रेज का इस्तेमाल किया गया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक लीगल डिक्लेरेशन थी कि ये ज़मीनें किसी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी की नहीं, बल्कि ब्रिटिश स्टेट की संपत्ति हैं। बस इस एक फ्रेज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने लीगली भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाल दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, वो ब्रिटिश क्राउन की रिप्रेजेंटेटिव थी, एक एडमिनिस्ट्रेटर थी। जो रिश्ता पहले कमर्शियल प्रेजेंस का था, अब वो सॉवरेन ओनरशिप का बन चुका था। तो चलिए इन दोनों एक्ट्स को जल्दी से समराइज करते हैं। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 एक स्पेसिफिक फिक्स था, एक बैंडेड, जिसका मकसद जुरिस्डिक्शन के डिफेक्ट को ठीक करना था।
वहीं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एक सिस्टमिक ओवरहॉल था, एक बड़ी सर्जरी जिसने गवर्नमेंट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और पावर का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। डुअल कंट्रोल के इस नए सिस्टम ने एक परमानेंट टेंशन पैदा कर दिया। एक तरफ थे पॉलिटिकल रूलर्स यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरी तरफ थे कमर्शियल ट्रेडर्स यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब सवाल यह था कि जब रूलर्स के हाथ में पॉलिटिक्स आ गई तो ट्रेडर्स का क्या होगा? इसी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट ने ब्रिटिश लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अगले फेज की कहानी लिखी, जिसे हम अपने अगले विश्लेषण में जानेंगे। नमस्कार। पिछले एक्सप्लेनर में हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात की थी। याद है कैसे पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर्स को अलग कर दिया था? तो आज चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि ब्रिटिश संसद ने कदम दर कदम कंपनी पर अपनी पकड़ और मजबूत कैसे की। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने की चाबी एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस में छिपी हुई है। ऐसा सोचिए कि कंपनी पर एक लगाम कसी हुई है और हर 20 साल में ब्रिटिश संसद उस लगाम को थोड़ा और कस देती है। यही 20 साल का साइकिल था जिसमें कंपनी को अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता था और यही धीरे धीरे उसके खात्मे की वजह बना। ये जो मैकेनिज्म था, जिसे चार्टर रिन्यूअल मैकेनिज्म कहते हैं, मतलब कंपनी के लाइसेंस को नया करने की प्रक्रिया, असल में यही वो हथियार था जिसका इस्तेमाल संसद ने बड़ी चालाकी से कंपनी से कंट्रोल वापस छीनने के लिए किया। भारत में ब्रिटिश राज का अगला फेज समझने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये चार्टर रिन्यूअल आखिर था क्या? इसको ऐसे समझिए, ये एक लाइसेंस था, एक परमिट जो कंपनी को भारत में ट्रेड करने और शासन चलाने की इजाजत देता था। पर इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी। शर्त ये थी कि हर 20 साल में कंपनी को ये लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए पार्लियामेंट के पास वापस जाना पड़ेगा। ये एक तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस रिव्यू थी, समझ रहे हैं, जहां पार्लियामेंट जब चाहे नई शर्तें लगा सकती थी या फिर पुराने अधिकार छीन भी सकती थी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव आता है 1793 में। पिट्स इंडिया एक्ट के इतने बड़े बदलावों के बाद ये पहला चार्टर रिन्यूअल था, लेकिन ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा था। इस एक्ट में ज्यादातर पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखने पर जोर दिया गया, पर एक छोटा सा बदलाव आगे चलकर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला था। अब ये स्लाइड पहली नजर में तो बहुत सीधी साधी लगती है। कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, यानी व्यापार का एकाधिकार, उसे अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चलो ठीक है, कमांडर इन चीफ की शक्तियों पर कुछ मामूली सी रोक लगा दी, लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है ना, अ न्यू फाइनेंशियल प्रेसिडेंट वाज सेट, इसने एक बहुत ही जरूरी और दूर तक असर करने वाला बीज बो दिया था। और वो बात ये थी, इस एक्ट ने ये तय कर दिया कि लंदन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठता था ना, उसके मेंबर्स और स्टाफ की सैलरी अब ब्रिटिश खजाने से नहीं दी जाएगी। नहीं, वो दी जाएगी भारत से वसूले गए रेवेन्यू से। जरा सोचिए इसका मतलब ये कि अब भारत के लोग अपनी जेब से सीधे सीधे उन अंग्रेज अफसरों को पे कर रहे थे जो लंदन में बैठकर उन्हीं पर शासन कर रहे थे। ये पैसा भारत से बाहर जा रहा था और कभी वापस नहीं आ रहा था। और इसी को इतिहासकारों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी की असली शुरुआत कहा है। भारत की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो 20 साल गुजर गए और अब हम आ गए हैं 1813 में। इन 2 दशकों में ब्रिटेन में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी और यूरोप में नेपोलियन के साथ जो लड़ाइयां चल रही थी, उन्होंने ब्रिटिश व्यापार के लिए कई रास्ते बंद कर दिए थे। इन सब प्रेशर्स ने मिलकर एक ऐसे ऐतिहासिक एक्ट को जन्म दिया जिसने भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली का लगभग खात्मा। ये कंपनी का सबसे कीमती अधिकार था, लेकिन अब संसद ने भारत के साथ व्यापार का दरवाजा हर उस ब्रिटिश व्यापारी के लिए खोल दिया जो अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक शिफ्ट था। लेकिन हाँ, यहाँ एक ट्विस्ट था। मोनोपोली पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। कंपनी को अपने 2 सबसे ज्यादा मुनाफे वाले धंधे रखने की इजाजत मिले। एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ होने वाला व्यापार। तो कह सकते हैं कि दरवाजा तो सबके लिए खुल गया था, पर घर की जो सबसे कीमती चाबियां थी ना, वो अभी भी कंपनी के ही पास थीं। ये एक्ट एक और बहुत बड़ी बात साफ करता है। इसने पहली बार खुलकर मतलब एक्सप्लिसिटली ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की घोषणा की।
इसका मतलब ये था कि भारत में कंपनी ने जो भी इलाके जीते थे वो असल में कंपनी के नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजशाही के थे। कंपनी अब ऑफिशियल तौर पर सिर्फ एक मैनेजर थी जो क्राउन के लिए भारत का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी। मालिक कोई और था। 1813 का एक्ट सिर्फ पैसे, व्यापार और सत्ता के बारे में नहीं था। देखिए, जब व्यापार के लिए दरवाजे खुलते हैं ना, तो साथ ही नए विचारों और मान्यताओं के लिए भी रास्ता बन जाता है। इस एक्ट ने भारत में गहरे कल्चरल और सोशल बदलावों की शुरुआत की, जिनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। इस स्लाइड पर 2 बड़े बदलाव दिखते हैं। पहला, क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत मिल गई। इससे भारतीय समाज में एक नई धार्मिक हलचल शुरू हुई। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार राज्य ने शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसे भारत के आधुनिकीकरण या वेस्टर्नाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया, जिसके बहुत दूरगामी और कॉम्प्लेक्स परिणाम हुए। एक्ट ने भारतीय शिक्षा के प्रचार के लिए सालाना 1 लाख रुपए की रकम तय की। आज ये बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय ये एक सिंबॉलिक शुरुआत थी। इसने एक बड़ा सिद्धांत स्थापित किया कि शिक्षा देना अब राज्य की जिम्मेदारी है। और इसी 1 लाख रुपए ने भविष्य में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी कि ये पैसा खर्च कैसे हो, अंग्रेजी शिक्षा पर या पारंपरिक भारतीय शिक्षा पर। और आखिर में इस एक्ट ने भारत की जो लोकल गवर्नमेंट्स थीं, उन्हें लोगों पर टैक्स लगाने और जो टैक्स न दे उसे सजा देने का कानूनी अधिकार दे दिया। इसने ज़मीनी स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे को और मजबूत किया और कंपनी के कंट्रोल को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद की। तो अब सवाल ये उठता है कि 1793 के उस शांत एक्ट के बाद अचानक 1813 में संसद ने इतने बड़े और कड़े बदलाव क्यों किए? इसके पीछे का लॉजिक क्या था? जरा सोचिए, इन 20 सालों में ब्रिटेन में ऐसा क्या बदल गया था? इसका जवाब छिपा है ब्रिटेन के अपने इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर्स में। चलिए इसे समझते हैं। एक तरफ था जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर। यूरोप में नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू कर दिया था, जिसका सीधा मतलब था कि उसने यूरोपीय महाद्वीप में ब्रिटिश सामान के आने पर पाबंदी लगा दी। इससे ब्रिटेन का व्यापार ठप पड़ गया। वहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से फैक्ट्रियों में माल का ढेर लग रहा था, जिसे बेचने के लिए नए बाजार चाहिए थे। तो इन व्यापारियों ने संसद पर जबरदस्त लॉबिंग की कि कंपनी की मोनोपोली तोड़ी जाए। और दूसरी तरफ सोशल प्रेशर भी था। ईसाई मिशनरी समूह संसद में काफी इन्फ्लुएंशियल हो गए थे और एक ऐसी सोच भी पनप रही थी जो भारतीय समाज को सुधारना और आधुनिक बनाना चाहती थी। इन दोनों ताकतों ने मिलकर 1813 के एक्ट को जन्म दिया। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार कंसोलिडेट करते हैं, एक स्कोर कार्ड देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये कहानी आगे किस दिशा में जा रही है। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, 1793 में मोनोपोली को बढ़ाया गया, 1813 में उसे चाय और चीन को छोड़कर खत्म कर दिया गया, 1793 में भारत के पैसे से ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन दिया गया, 1813 में शिक्षा के लिए फंड बना। धर्म और सॉवरेंटी दोनों ही मामलों में 1813 ने बड़े और एकदम स्पष्ट बदलाव किए। आप साफ देख सकते हैं कि संसद की लगाम कैसे कसती जा रही है। और 20 साल की वो घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी। 1813 में जो बदलाव हुए वो तो बस एक शुरुआत थे। 1833 आते आते ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल फोर्सेस और भी मजबूत हो चुकी थीं। अब वक्त आ गया था कि कंपनी से उसका बचा खुचा कमर्शियल कैरेक्टर भी छीन लिया जाए और उसे पूरी तरह से बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाए। लेकिन वो कहानी हम देखेंगे अपनी अगली कड़ी में। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकतों पर लगाम लगाई जा रही थी। पर अब ठीक 20 साल बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। और ये एक्ट एक ऐसा गेम चेंजर साबित हुआ जिसने कंपनी को एक ट्रेडर से पूरी तरह एक रूलर बना दिया। सही मायनों में यही वो कानून था जिसने ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकृत शासन की असली नींव रखी। आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी एक गवर्नमेंट कैसे बन जाती है? सोचने वाली बात है ना। एक कंपनी जिसका काम था बस पैसा कमाना, वो इतने बड़े देश की, एक पूरे साम्राज्य की मालिक कैसे बन बैठी? ये कोई मामूली सा बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा डीपली समझते हैं।
देखते हैं कि आखिर 1833 के एक्ट ने कंपनी की जो कमर्शियल आइडेंटिटी थी उसको पूरी तरह से कैसे खत्म कर दिया और उसे बस सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाकर रख दिया। ये उसके बदलाव के सफर का कह सकते हैं फाइनल चैप्टर था। इस पूरे बदलाव के पीछे ना ब्रिटेन में एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिक आइडिया चल रहा था, लेजे फेयर, मतलब लेट इट बी, या आसान भाषा में फ्री ट्रेड। इस फिलॉसफी का सीधा सा मतलब था कि भाई सरकार का काम है गवर्नेंस, देश चलाना, बिजनेस करना नहीं। बिजनेस को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दो, और जब एक ही बॉडी रूलर भी हो और ट्रेडर भी, तो इसे सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना गया। बस इसी सोच ने कंपनी के कमर्शियल एग्जिस्टेंस पर आखिरी कील ठोक दी। यहां देखिए, इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। 1833 से पहले कंपनी एक डबल रोल में थी, ट्रेडर भी, रूलर भी। उसके पास टी और चाइना के ट्रेड की मोनोपोली बची हुई थी, लेकिन 1833 के एक्ट ने उसकी ये ट्रेडिंग वाली दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दी। अब कंपनी क्या थी? वो ब्रिटिश क्राउन की सिर्फ एक ट्रस्टी थी। इसका मतलब कंपनी इंडिया पर क्राउन के बिहाफ पर, उसके नाम पर रूल कर रही थी, न कि अपने पर्सनल मुनाफे के लिए। तो कंपनी का रोल तो बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। इस एक्ट ने ना पावर के सेंट्रलाइजेशन को बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और ये था इस एक्ट का सबसे बड़ा अहम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल था, वो अब हिस्ट्री बन गया। एक नया टाइटल आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इस पोस्ट पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था कि पहली बार पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी थी, जिसके हाथ में सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स थीं। अब लॉजिक सीधा सा है, एक सुप्रीम गवर्नमेंट तो कानून भी तो एक ही होना चाहिए, है ना? ब्रिटिशर्स को यह रियलाइज होने लगा था कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन सब जगहों पर अलग अलग कानून चलने से एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा कंफ्यूजन और केओस हो रहा था। जरा सोचिए, एक ही क्राइम के लिए अलग अलग शहर में अलग अलग सजा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ मेकिंग पावर को भी सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। यहां पर पावर का ये फ्लो बिल्कुल साफ दिख रहा है। स्टेप 1, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज, उनके पास जो अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स थीं, यानी कानून बनाने की ताकत, स्टेप 2 वो उनसे ले ली गई पूरी तरह से। और स्टेप 3, ये सारी की सारी एक्सक्लूसिव पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। अब से पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून सिर्फ वही बना सकते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बदलाव का असर शब्दों पर भी पड़ा। 1833 से पहले जो कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहते थे। सुनने में थोड़ा हल्का लगता है, जैसे बस कुछ नियम कायदे हों, लेकिन इस एक्ट के बाद बनने वाले कानूनों को एक्ट्स कहा जाने लगा। अब यह शब्द एक ज्यादा फॉर्मल, ज्यादा पावरफुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को शो करता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉज को एक्ट्स कहते हैं। तो यहां तक लॉजिक बिल्कुल सीधा है। अगर पूरे इंडिया के लिए लॉ मेकर एक है, तो फिर लॉज भी तो एक जैसे और सिस्टमैटिक होने चाहिए, राइट? बस इसी जरूरत ने एक लॉ कमीशन की स्थापना की नींव डाली, जिसका एक ही मिशन था, इंडिया के लिए एक यूनिफाइड लीगल कोड बनाना। अब इस बड़े काम को अंजाम देने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक नए मेंबर को ऐड किया गया, द लॉ मेंबर। और इस पोस्ट पर जो पहले अहम शख्सियत आए वो थे लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मकॉले, एक नाम जो इंडियन लॉ और एजुकेशन की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया। और इन्हीं की चेयरमैनशिप में पहला ऑल इंडिया लॉ कमीशन बनाया गया। और इस लॉ कमीशन का मेन काम क्या था? कोडिफिकेशन। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, पूरे इंडिया में जो भी अलग अलग कानून और कस्टम्स फैले हुए थे, उन सबको कलेक्ट करना, सॉर्ट करना और फिर उन्हें सब्जेक्ट वाइज एक सिंगल सिस्टमैटिक लीगल बुक में लिख देना। सोच सकते हैं कितना बड़ा काम होगा। ये एक सचमुच मैमथ टास्क था। और इसी जबरदस्त मेहनत का नतीजा है हमारा जाना माना इंडियन पीनल कोड, यानी आईपीसी। लेकिन इस एक्ट में सिर्फ पावर और सेंट्रलाइजेशन की ही बात नहीं थी। नहीं, इसमें एक ऐसा प्रॉमिस भी था, एक ऐसा वादा जो अगर पूरा हो जाता तो शायद इंडिया की हिस्ट्री कुछ अलग ही होती। ये कहानी है एक अधूरे वादे की। इस एक्ट ने साफ साफ शब्दों में एक ऐलान किया। वो ऐलान क्या था? कोट, that Indians should not be debarred from holding any place, office or employment under the company। मतलब किसी भी इंडियन को उसके रिलीजन,
बर्थ प्लेस या स्किन कलर के बेसिस पर कंपनी के अंदर कोई भी पोस्ट या जॉब लेने से रोका नहीं जाएगा। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, मेरिटोक्रेसी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। सीधा मतलब नौकरी टैलेंट पर मिलेगी, सिफारिश या रेस पर नहीं। पर अफसोस, ये वादा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। इस पूरे प्रोविजन को निगेटेड कर दिया गया, रद्द। सवाल उठता है, क्यों? जवाब है कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उन्होंने इसका जोर शोर से विरोध किया, क्योंकि वो अपनी पेट्रोनेज पावर खोना नहीं चाहते थे। ये पेट्रोनेज पावर, ये उनकी ताकत थी कि वो अपने पसंद के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इंडिया में बड़ी बड़ी पोस्ट पर बिठा सकें, भले ही वो उसके काबिल हों या ना हो। चलिए अब एक मजेदार डीप लॉजिक पॉइंट की बात करते हैं। क्या किसी को पता है कि इस एक्ट का एक और नाम भी है? इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी एक्ट के अंडर सेंट हेलेना का जो छोटा सा आइलैंड है, वही जहां नेपोलियन को कैद किया गया था, उसका कंट्रोल भी कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। तो ये एक तरह का सिंबल था कि कंपनी अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एसेट्स और पावर खो रही थी। तो चलिए इस पूरे एक्ट को एक क्विक रिवीजन के लिए समराइज कर लेते हैं। पॉइंट 1, नया टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पॉइंट 2, कंपनी का कमर्शियल स्टेटस कंप्लीटली फिनिश्ड, नो मोर ट्रेडिंग। पॉइंट 3, लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास से लेकर सीधा सेंटर में। पॉइंट 4, लीगल रिफॉर्म, मकौली के अंडर एक लॉ कमीशन बनाई गई। और आखिरी पॉइंट, सिविल सर्विसेज। ओपन कंपटीशन का आइडिया तो आया, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो 1833 के एक्ट ने कंपनी को एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटर तो बना दिया कागज पर, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थी? क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? इन्हीं सवालों का जवाब और कंपनी का आखिरी इम्तिहान अगले चार्टर एक्ट में सामने आएगा। उस विश्लेषण के लिए हमसे जरूर जुड़िएगा। नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने 1833 के चार्टर एक्ट को देखा था, याद है? कैसे सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल के हाथ में सिमट कर रह गई थी। पर सोचिए, जब इतनी शक्ति एक ही जगह, एक ही इंसान के पास आ जाए तो क्या होता है। खैर, आज हम 1853 के चार्टर एक्ट की बात करने वाले हैं। ये वो कानून था जिसने उस पावर को धीरे धीरे खोलना शुरू किया और आप कह सकते हैं अनजाने में ही सही, एक मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। सवाल तो बड़ा दिलचस्प है ना, कि एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए बनाया गया कानून भारत की पार्लियामेंट का बीच कैसे बो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका जवाब 1853 के इसी चार्टर एक्ट में छिपा है। ये सिर्फ एक और कानून नहीं था, ये इंडिया के गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जिसका असर आज भी महसूस होता है। इस हिस्टोरिकल एक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 6 मेन हिस्सों में देखेंगे। हम 1833 की गलतियों को सुधारने से लेकर शक्तियों को अलग करने तक, और हां, पहली बार स्थानीय भारतीयों को आवाज देने तक सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, 1833 से एक पुल। देखिए, 1853 के एक्ट को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि 1833 के एक्ट में क्या कमियां थीं। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान, गवर्नर जनरल, पूरे भारत के लिए कानून बना रहा है और उसमें लोकल लोगों की कोई राय ही नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसका फेल होना लगभग तय था, और अंग्रेजों को भी ये बात जल्द ही समझ आ गई। ये स्लाइड एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव को दिखाती है। मतलब 1853 से पहले गवर्नर जनरल एक शासक की तरह थे जो बस फरमान जारी करते थे, लेकिन 1853 के बाद कानून बनाने का जो काम था वो एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस बन गया। अब ये किसी एक इंसान के बारे में नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया के बारे में था जिसमें बहस और विचार विमर्श शामिल थे। गवर्नेंस में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और यहीं से हम इस एक्ट के सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर पर आते हैं, एक मिनी पार्लियामेंट का बनना। ये एक ऐसा आइडिया था जो भारत में शासन के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, इस आइडिया को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब शक्तियों का बंटवारा, और ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। इसे आप ऐसे समझिए, एक बॉडी है लेजिस्लेटिव जिसका काम है कानून बनाना, और एक दूसरी बॉडी है एग्जीक्यूटिव जिसका काम है उन बने हुए कानूनों को लागू करना। इससे होता यह है कि पावर किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, और भारत में फॉर्मली ये कॉन्सेप्ट पहली बार यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये जो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, ये एक छोटी संसद की तरह काम करती थी,
बिल्कुल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह ही इसमें बहस, चर्चा और कानूनों पर वोट करने के लिए फॉर्मल प्रोसीजर्स थे। ये बस एक कमेटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संस्था थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के तौर तरीकों पर काम कर रही थी। भारत में सरकार चलाने का ये एक बिल्कुल नया तरीका था। तो सवाल ये उठता है कि इस नई मिनी पार्लियामेंट में होगा कौन? क्या ये भी बस अंग्रेजों का ही एक और ग्रुप होगा? नहीं, इसका जवाब इस एक्ट के एक और हिस्टोरिकल बदलाव में छिपा है। काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए। अब 6 सुनने में तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं लगता, लेकिन ये अनबिलीवेबल जरूरी था, और इसकी वजह ये है कि पहली बार भारत के कानून बनाने वाली सबसे बड़ी काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अंग्रेजों को आखिरकार ये एहसास हो गया था कि वो कलकत्ता में बैठकर पूरे भारत के लिए असरदार कानून नहीं बना सकते। उन्हें जमीन से जुड़े लोगों की राय की जरूरत थी। इन 6 नए सदस्यों में से 4 को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की जो लोकल प्रोविंशियल सरकारें थीं, उन्होंने अपॉइंट किया था। इसका मतलब ये था कि अब भारत के अलग अलग हिस्सों की जरूरतों और चिंताओं को भी सुना जाएगा जब देश के लिए कानून बनाए जाएंगे। चलिए अब अपने अगले पिलर पर चलते हैं, योग्यता की जीत। आपको याद होगा कि 1833 के एक्ट ने सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। खैर, 1853 के एक्ट ने आखिरकार ये कर दिखाया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बता देती है। 1833 में एक नाकाम कोशिश के बाद 1853 के एक्ट ने आखिरकार भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज के दरवाजे खोल दिए। इसके लिए मकाले कमेटी बनाई गई और 1863 आते आते सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सर्विस क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। ये सिफारिशों और भाई भतीजावाद पर मेरिट की एक बहुत बड़ी जीत थी। अच्छा, एक तरफ जहां यह एक्ट इतनी तरक्की ला रहा था, वहीं इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक छिपी हुई चेतावनी भी थी। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं और कंपनी का समय अब पूरा हो रहा था। यहां एक बहुत ही सटल लेकिन क्रिटिकल फर्क है। पिछले चार्टर एक्ट्स कंपनी के शासन को 20-20 साल के लिए रिन्यू करते थे, एक गारंटी देते थे, लेकिन 1853 के एक्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने कंपनी के शासन को बढ़ाया जरूर, पर कोई टाइम लिमिट नहीं दी, जिसका मतलब था कि इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहे तब खत्म कर सकती थी। कंपनी अब उधार के समय पर जी रही थी। संदेश बिल्कुल साफ था, पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने इस एक्ट को भारतीय संसद का बीज क्यों कहा? ऐसा क्या है जो इस कानून को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है? सारी बात इस एक लाइन में है। ये एक ऑटोक्रेटिक रूल यानी तानाशाही फरमानों से निकलकर एक डेलिबरेटिव प्रोसेस यानी विचार विमर्श की प्रक्रिया की तरफ एक शिफ्ट था। 1853 से पहले गवर्नर जनरल आदेश देते थे। 1853 के बाद कानूनों को एक काउंसिल से पास होना पड़ता था। यही तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का सार है और यहीं वो बीज बोया गया था। तो ये रहे हमारी आज की चर्चा के मेन टेकअवेज। हमने बात की सेपरेशन ऑफ पावर्स की, एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल की, सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन की और पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन की। ये सभी भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़े कदम थे। और उस इनडेफिनेट एक्सटेंशन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अब ताश के पत्तों के घर की तरह थी, जो बस ढहने का इंतजार कर रही थी। भारत में ब्रिटिश रूल का पूरा स्ट्रक्चर अब बहुत नाजुक हो चुका था। और ठीक 4 साल बाद एक चिंगारी भड़की जिसने इस ताश के घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। वो चिंगारी थी 1857 का महान विद्रोह। एक ऐसी घटना जिसने कंपनी के राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू करवाया। पर वो एक अलग कहानी है और उस कहानी पर हम बात करेंगे अपनी अगली चर्चा में। नमस्कार। अपने पिछले डिस्कशन में हमने बात खत्म की थी 1853 के चार्टर एक्ट पर। एक ऐसा कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भविष्य को लेकर कह सकते हैं एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए था, और वो खामोशी बस टूटने ही वाली थी। ये जो लाइन है ना, द साइलेंस ऑफ द 1853 एक्ट वाज प्रोफेटिक, मतलब 1853 के एक्ट की जो चुप्पी थी वो प्रोफेटिक थी, यानी भविष्य बताने वाली थी। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है उन ड्रामेटिक घटनाओं पर जो इसके ठीक बाद हुई। एक तरह से ये एक इशारा था कि अब कुछ बहुत बड़ा, कुछ फंडामेंटल बदलने वाला है। और देखिए, हुआ भी वही। ठीक 4 साल बाद 1857 का महाविद्रोह, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 भड़क उठा और इसने सचमुच ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी। लंदन में बैठे लोगों के लिए ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या म्यूटिनी नहीं था,
नहीं, ये एक बहुत बड़ी, एक कैटास्ट्रोफिक घटना थी जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया कि वो भारत को लेकर अपनी पूरी सोच, अपनी पूरी अप्रोच को फिर से देखें। तो लंदन में नतीजा क्या निकाला गया? फैसला बहुत तेजी से लिया गया। इस पूरे विद्रोह को ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी नाकामी, एक कोलोसल फेलियर ऑफ मैनेजमेंट के तौर पर देखा गया। मतलब ये बात साफ हो गई थी कि एक मर्चेंट कंपनी जिसका काम ही प्रॉफिट कमाना है, वो इतने बड़े देश पर शासन नहीं कर सकती। बात सीधी थी, द मर्चेंट कुड नो लॉन्गर बी द रूलर। व्यापारी अब शासक नहीं रह सकता। तो इसी संकट का सीधा जवाब था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये एक्ट आम भारतीयों के लिए कोई नए कानून नहीं ला रहा था। नहीं, इसका मकसद वो नहीं था। इसका मकसद था भारत में ब्रिटिश शासन की जो पूरी मशीनरी थी उसे जड़ से बदल देना। एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल ओवरहॉल जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को, समझिए, खत्म ही कर दिया। इस एक्ट ने एक नई, सीधी चेन ऑफ कमांड बना दी। मतलब अब पावर का फ्लो सीधा था, लंदन की ब्रिटिश सरकार से लेकर भारत के एडमिनिस्ट्रेशन तक। जो पुराना उलझा हुआ सिस्टम था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो ये बदलाव असल में था क्या? देखिए, पुराना सिस्टम था डुअल गवर्नमेंट का। एक तरफ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब दो पावर सेंटर्स जिनमें अक्सर टकराव होता रहता था, कंफ्यूजन था। इस एक्ट ने इस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया और इसकी जगह क्या आया? एक सिंगल अथॉरिटी वाला नया सिस्टम जिसे लीड कर रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उनकी मदद के लिए थी एक 15 मेंबर वाली काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये जो नया पद था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये इस पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट था। ये कोई मामूली पोस्ट नहीं थी, ये लंदन में एक पूरा कैबिनेट पद बनाया गया था। मतलब जो भी इस पोस्ट पर होता वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता, और भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदेह था। सोचिए, पहली बार भारत से जुड़े मामले सीधे ब्रिटिश संसद में डिस्कस होने वाले थे, और हाँ, उनकी सलाह के लिए 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल भी थी। तो ये तो हुई लंदन की बात। भारत में क्या बदला? यहाँ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसका टाइटल बदल कर दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय शब्द का मतलब ही होता है राजा की जगह पर। मतलब ये साफ था कि अब ये व्यक्ति भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक बदलाव था। और भारत के पहले वाइस रॉय बने लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन तो बदला, लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज थी जिस पर ध्यान देना था, मिलिट्री। आखिर विद्रोह की चिंगारी तो सिपाहियों के बीच से ही भड़की थी। तो ये तो साफ था कि आगे ऐसा कुछ न हो, इसके लिए आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना ब्रिटिश सरकार की टॉप प्रायोरिटी होने वाली थी। तो इसके लिए क्या किया गया? 1858 में ही पील कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने इंडियन मिलिट्री को पूरी तरह से रीडिजाइन करने की सिफारिश की। और लक्ष्य क्या था? 2 बड़े लक्ष्य थे। पहला, ब्रिटिश सैनिकों का रेशियो इंडियन सैनिकों के मुकाबले बढ़ा दिया जाए, और दूसरा, और ये बहुत जरूरी था, सिपाहियों के बीच एकता को तोड़ा जाए। उन्हें जाति, धर्म, इलाके के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट्स में बांटा जाए ताकि वो फिर कभी एक होकर विद्रोह न कर सकें। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। पहले और बाद में क्या फर्क आया? रूलर ईस्ट इंडिया कंपनी से बदलकर ब्रिटिश क्राउन, भारत में हेड गवर्नर जनरल से बदलकर वाइस रॉय यानी लॉर्ड कैनिंग, लंदन में हेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह अब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सबसे बड़ा बदलाव गवर्नेंस का सिस्टम, ड्यूअल गवर्नमेंट की जगह अब डायरेक्ट रूल। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस एक्ट का ऑफिशियल नाम था एन एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के अच्छे शासन के लिए एक एक्ट। अब सवाल ये है कि ये नाम क्यों? इतने बड़े बदलाव के बाद गुड गवर्नमेंट कहने के पीछे क्या सोच थी? इसका जवाब हमें मिलता है क्वींस प्रोक्लेमेशन में, यानी महारानी की उद्घोषणा में। ये असल में एक पब्लिक मैसेज था जिसे खास तौर पर भारत के लोगों को शांत करने और इस नए सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए तैयार किया गया था।
इस प्रोक्लेमेशन में कुछ बहुत बड़े वादे किए गए और मजे की बात यह है कि हर वादा 1857 के विद्रोह की किसी न किसी वजह का सीधा जवाब था। जैसे वादा किया गया कि धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, कानून के सामने सब बराबर होंगे, राज्यों को हड़पने की नीति जो कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसे खत्म कर दिया गया और जो नेटिव प्रिंसेस थे उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा का वादा किया गया। तो ये सिर्फ खोखलेवादी नहीं थे, ये उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश थी जिनकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह हुआ था। तो अगर इससे हम संक्षेप में समझें तो ये एक तरह की पीस ट्रीटी थी भारतीय लोगों के साथ। मकसद साफ था, टेंशन को कम करो और भारत में ब्रिटिश एम्पायर के भविष्य को सिक्योर करो। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, कंपनी का राज खत्म। लेकिन इस नए सिस्टम ने अपने साथ एक बिल्कुल नई, एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। ब्रिटिश अब एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। और वो सच्चाई इस एक सवाल में छिपी थी, हाउ डू यू गवर्न 300 मिलियन पीपल विदाउट एनी इंडियन हेल्प? मतलब बिना किसी भारतीय की मदद के 30 करोड़ लोगों पर शासन आखिर कैसे किया जाए? ये डायरेक्ट रूल के सिस्टम की सबसे बड़ी कमी थी। और बहुत जल्द अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि उन्हें भारतीयों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और बस इसी एहसास ने नींव रखी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 की, जिसकी बात हम करेंगे अपने अगले डिस्कशन में। नमस्कार, चलिए आज इतिहास के एक ऐसे कानून की परतें खोलते हैं जो देखने में तो एक सुधार था, लेकिन असल में ब्रिटिश राज की एक बेहद सोची समझी चाल थी। हम बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 की। ये वो कानून है जिसने आने वाले भारत की पूरी कहानी ही बदल दी। ऊंचे महलों में बैठकर भारत पर राज करना बेहद खतरनाक था। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो डर है, वो एहसास है जो 1857 के महाविद्रोह के बाद हर ब्रिटिश अफसर के दिल में घर कर गया था। उन्हें ये साफ हो गया था कि अब चीजें पहले की तरह नहीं चल सकती। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के लिए कह सकते हैं कि एक जोरदार वेकअप कॉल थी। उन्हें समझ आ गया कि वो एक सुलगते हुए ज्वालामुखी पर बैठे हैं। उनका आम भारतीय जनता की सोच से, उनके गुस्से से कोई कनेक्शन ही नहीं था, और ये जो डिस्कनेक्ट था ये उनके लिए लगभग जानलेवा साबित हुआ। तो अब सवाल था कि दोबारा ऐसा कोई विद्रोह कैसे रोका जाए। इसका जवाब उन्होंने निकाला एक सेफ्टी वेल्व बनाकर, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो भारतीयों के गुस्से को धीरे धीरे बाहर निकलने दे ताकि वो फटे नहीं। और इसका तरीका क्या था? भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने का दिखावा करना, ताकि लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है, जबकि असली कंट्रोल वो अंग्रेजों के ही पास रहे। और बस इसी सोच से निकला 1861 का ये एक्ट। इस कानून ने ब्रिटिश पॉलिसी में एक पूरा यू टर्न ले लिया। अब तक जो सारी पावर सेंटर की तरफ खींची जा रही थी, अब उसे वापस प्रांतों की तरफ धकेलने का फैसला हुआ। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड ब्रिटिश रणनीति के सबसे बड़े बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, ये है सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट तक आते आते बॉम्बे और मद्रास जैसी बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी से कानून बनाने की सारी ताकत छीन ली गई थी और सब कुछ गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया। लेकिन दाईं तरफ 1861 के एक्ट से कहानी पूरी पलट जाती है और शुरू होता है डिसेंट्रलाइजेशन का दौर, जहां वही शक्तियां अब धीरे धीरे प्रांतों को वापस दी जाने लगी। तो आखिर इस एक्ट में ऐसा था क्या जिसने सब कुछ बदल दिया? इसे समझने के लिए हम इसके 4 सबसे जरूरी हिस्सों, या कह लीजिए 4 फाउंडेशनल पिलर्स को एक एक करके देखते हैं। ये पहला और कहने के लिए सबसे बड़ा कदम था। भारत के इतिहास में पहली बार कानून बनाने वाली सबसे ऊंची बॉडी यानी वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को शामिल करने का रास्ता खोला गया। हाँ, ये एक सांकेतिक कदम था, पर इसकी शुरुआत यहीं से हुई। और 1862 में वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी काउंसिल में नॉमिनेट किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये लोग कौन थे। ये सब राजा और दीवान थे, मतलब समाज का वो तबका जो ब्रिटिश राज का वफादार माना जाता था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। दूसरा पिलर था, जैसा हमने बात की, डिसेंट्रलाइजेशन।
जो लेजिस्लेटिव पावर्स 1833 में बॉम्बे और मद्रास से पूरी तरह छीन ली गई थीं, उन्हें अब वापस लौटाया जा रहा था। मतलब सेंटर की पकड़ को धीरे धीरे ढीला किया जा रहा था। बॉम्बे और मद्रास को उनकी शक्तियां वापस मिल गईं, और इतना ही नहीं, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में भी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गईं। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया की शुरुआत थी, जिसके बीज यहाँ बोए गए और जिसका नतीजा हमें दशकों बाद 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के रूप में मिला। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, और ये सच में बहुत दिलचस्प है। इस एक्ट ने एक ऐसे सिस्टम को कानूनी मान्यता दी जिसकी जड़ें आज की हमारी कैबिनेट प्रणाली में भी मौजूद हैं। इसे कहते थे पोर्टफोलियो सिस्टम। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1859 में ही शुरू कर दिया था, पर इस एक्ट ने इसे कानूनी दर्जा दिया। मतलब जैसे आज होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक वैसे ही वाइस रॉय की काउंसिल के हर मेंबर को एक या उससे ज्यादा डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बना दिया गया। अब वो मेंबर अपने डिपार्टमेंट के मामलों पर आखिरी फैसला ले सकता था। इससे सरकारी काम बहुत ज्यादा एफिशिएंट और तेज हो गया। और चौथा पिलर था वाइसरॉय की आपातकालीन शक्ति, यानी इमरजेंसी पावर्स। इस एक्ट ने वाइसरॉय को एक जबरदस्त ताकत दी। वो किसी भी इमरजेंसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल की परवाह किए बिना सीधे कानून बना सकता था। इस पावर को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने का अधिकार कहते हैं। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर 1857 जैसा कोई संकट दोबारा खड़ा हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। लेकिन हाँ, इस पर एक लिमिट थी। ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने के लिए ही वैलिड रहता था। और ये इस एक्ट की सबसे हैरान करने वाली विरासत है। ये ऑर्डिनेंस पावर आज भी जिंदा है। हमारे अपने संविधान में आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को ठीक यही शक्ति दी गई है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे आज के शासन की कुछ जड़ें उस औपनिवेशिक काल से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। तो हमने ये चारों पिलर्स तो देख लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है, और ये सवाल इस एक्ट की पूरी सच्चाई खोल कर रख देता है। अगर अंग्रेज सच में भारतीयों को शासन में शामिल करना चाहते थे, तो उन्होंने सदस्यों को नॉमिनेट क्यों किया? इलेक्शन यानी चुनाव क्यों नहीं करवाए? बस इस एक सवाल का जवाब इस एक्ट के पीछे छिपी असली ब्रिटिश रणनीति का पर्दाफाश कर देता है। ये दिखावे और हकीकत के बीच का फर्क है। जवाब बहुत सीधा और चालाकी से भरा था। देखिए, अंग्रेजों को सलाहकार चाहिए थे, चुनौती देने वाले नहीं। वो सेफ भारतीय चाहते थे, ऐसे राजकुमार, ऐसे जमींदार जिनकी वफादारी ब्रिटिश ताज के लिए पक्की थी। इनका काम सिर्फ ब्रिटिश फैसलों पर हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें लेजिटिमेसी देना था, उन पर सवाल उठाना नहीं। ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका था कि देखो, भारतीय भी हमारे साथ हैं, जबकि सत्ता की असली चाबी अंग्रेजों के ही हाथ में थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। इन नॉमिनेट किए गए भारतीय सदस्यों के पास कोई असली पावर थी ही नहीं। वो बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे, और सरकार के किसी भी काम को चुनौती नहीं दे सकते थे। मतलब ये एक ऐसी काउंसिल थी जिसके पास नाम के अलावा कोई ताकत नहीं थी। ये एक सजावटी मंच से ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो इस दिखावे और कंट्रोल के खेल का आखिर नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों ने अनजाने में ही सही इस एक्ट से भविष्य के कौन से संघर्ष के बीज बो दिए थे। चलिए, जो कुछ हमने सीखा है उसे इस टेबल से फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे बड़ा की ट्रेंड था डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब 1833 की केंद्रीकरण की नीति को पलटना। फर्स्ट इंडियंस को शामिल किया गया, लेकिन याद रखिए, ये सब नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं। एक बड़ा एडमिन रिफॉर्म था पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसने मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम की नींव रखी। और वाइसरॉय को मिली इमरजेंसी पावर, यानी 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, जिसके विरासत आज भी हमारे संविधान में है। संक्षेप में यही था 1861 का एक्ट। लेकिन सवाल ये है कि जब भागीदारी सिर्फ एक दिखावा हो तो आगे क्या होता है? इस दिखावे की नीति ने भारतीयों के गुस्से को शांत करने की जगह और भड़का दिया। इसने असली ताकत, असली प्रतिनिधित्व की मांग को जन्म दिया, और यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद ने एक संगठित रूप लेना शुरू किया। और जब राष्ट्रवाद जागा तो अंग्रेजों ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल। ये रणनीति क्या थी और इसे कैसे लागू किया गया, ये हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार। हमारी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जिसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की पूरी कहानी ही पलट दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट की।
बाहर से तो ये एक सुधार जैसा लगता था, पर इसकी तहों में एक ऐसा बीज छिपा था जिसने आगे चलकर देश के बंटवारे की जमीन तैयार कर दी। तो चलिए इसकी पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सवाल सुनने में बड़ा लग सकता है ना? कि क्या सिर्फ एक कानून किसी मुल्क की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है? शायद हाँ, और 1909 के इन सुधारों ने कुछ ऐसा ही किया था। चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की, 1900 के शुरुआती सालों के हिंदुस्तान की। देखिए, किसी भी कानून को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वो लाया क्यों गया। उस वक्त के राजनीतिक हालात क्या थे जिसने अंग्रेजों को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस टाइमलाइन को देखिए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना हुई, जिसने पहली बार भारतीयों को एक संगठित राजनीतिक आवाज दी। फिर 1905 में आया बंगाल का विभाजन, जिसने राष्ट्रवाद की एक ऐसी आग भड़काई जो पूरे देश में फैल गई। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर एक बहुत ही मजबूत एकजुट राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा कर दिया था, और ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सीधा खतरा था। अब इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अंग्रेजों ने एक दो तरफा चाल चली, जिसे हम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी कह सकते हैं। पहला कदम था गाजर दिखाना, यानी मॉडरेट्स यानी कांग्रेस के नरम दल के नेताओं को कुछ छोटी मोटी रियायतें देकर खुश कर दो। और दूसरा ज्यादा खतरनाक कदम था डंडा चलाना, राष्ट्रवादियों की एकता को धर्म के नाम पर बांटकर कमजोर कर दो। और बस यही रणनीति मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बुनियाद बनी। और यहीं से मैदान में आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये दो नाम क्यों? क्योंकि इसे बनाने वाले दो लोग थे। लॉर्ड मॉर्ली, जो उस वक्त लंदन में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट में भारत के मामलों के मंत्री, और दूसरे थे लॉर्ड मिंटो, जो भारत में वाइसरॉय थे, यानी ब्रिटिश क्राउन के सबसे बड़े नुमाइंदे। तो इस एक्ट में था क्या? सबसे पहली चीज जो की गई वो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी विधायी परिषदों का साइज बढ़ाना। यह दिखाने की कोशिश थी कि देखो, हम भारतीयों की बात सुन रहे हैं और उन्हें सरकार में ज्यादा भागीदारी दे रहे हैं। और ये बढ़ोतरी कोई मामूली नहीं थी। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके सदस्यों की संख्या सीधे 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, मतलब लगभग 4 गुना। कागज पर तो ये एक बहुत बड़ा और जबरदस्त बदलाव लग रहा था, लेकिन असली खेल तो इस गिनती के पीछे छिपा था। ये एक बहुत चालाक चाल थी। सेंटर में यानी सेंट्रल काउंसिल में अंग्रेजों ने ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाए रखी, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या हमेशा भारतीय सदस्यों से ज्यादा रहेगी, ताकि आखिरी फैसला हमेशा उन्हीं का हो। और प्रांतों में उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की इजाजत तो दे दी, पर उसमें भी एक पेच था। इन नॉन ऑफिशियल सदस्यों में भी ज्यादातर वो लोग होते थे जिन्हें सरकार खुद नॉमिनेट करती थी, जो जाहिर है अंग्रेजों के वफादार ही होते थे। तो नाम के लिए बहुमत भारतीयों का, पर असल में कंट्रोल अंग्रेजों का ही रहा। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इन सुधारों में एक ऐतिहासिक बात भी हुई थी। इस एक्ट ने पहली बार किसी भारतीय के लिए वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के दरवाजे खोल दिए। सोचिए, ये वो काउंसिल थी जहां से पूरा हिंदुस्तान चलता था, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते थे। ये सत्ता का सबसे ऊंचा गलियारा था। और वो पहले भारतीय थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें लॉ मेंबर के तौर पर इस काउंसिल में शामिल किया गया। ये एक सांकेतिक ही सही, पर बहुत ही जरूरी कदम था, जिसने ये दिखाया कि भारतीय भी अब नीति निर्माण के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा काउंसिल के सदस्यों को कुछ नई ताकतें भी मिली। अब वो सिर्फ चुपचाप बैठकर अंग्रेजों की बातें सुनने के लिए नहीं थे। वो बजट पर प्रस्ताव ला सकते थे, जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस कर सकते थे, और सबसे जरूरी, अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। इसका मतलब ये था कि अगर सरकार कोई गोलमोल जवाब दे तो वो उस पर और सवाल करके उन्हें घेर सकते थे, उनकी जवाबदेही तय कर सकते थे। लेकिन इन सब अच्छी अच्छी बातों के पीछे इस एक्ट का एक बहुत ही अंधेरा और खतरनाक पहलू भी था। एक ऐसा जहर जो भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए घोल दिया गया। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के उस प्रावधान की जो इसका असली चेहरा था। ये जहर था सेपरेट इलेक्टोरेट का, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। अब ये क्या है भला? जैसा कि यहां लिखा है, ये एक ऐसा चुनावी सिस्टम है जिसमें किसी खास मजहब के उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट भी सिर्फ उसी मजहब के लोग दे सकते हैं। इसे लागू कैसे किया गया? बहुत सिंपल तरीके से। पहला कदम, वोटर्स को धर्म के आधार पर बांट दिया गया। दूसरा कदम,
मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गईं और उन सीटों पर वोट डालने का हक भी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को दिया गया। यानी एक मुस्लिम नेता को न कोई हिंदू चुन सकता था, न ही वो किसी हिंदू के लिए जवाबदेह था। इसने उस सोच को ही खत्म कर दिया जहां सब मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं। तो इसके पीछे की असली रणनीति क्या थी? दुनिया के सामने अंग्रेजों ने कहा कि हम तो बस मुस्लिम अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा कर रहे हैं, पर उनका असली मकसद था बांटो और राज करो। वो समझ गए थे कि अगर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक राजनीतिक दीवार खड़ी कर देना, ताकि ये दोनों कभी एक होकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती ही ना दे पाएं। और इसी एक कदम ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहना दिया, इसे लीगल बना दिया। और इसी वजह से इतिहास में लॉर्ड मिंटो का नाम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के तौर पर दर्ज हो गया। ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। 1909 में जो बीज बोया गया था वो धीरे धीरे एक जहरीला पेड़ बना और 1947 में भारत के बंटवारे की भयानक शक्ल में हमारे सामने आया। इस एक फैसले ने हमेशा के लिए इस उपमहाद्वीप का नक्शा और मुस्तकबिल दोनों बदल दिए। तो इस एक्ट की विरासत क्या रही और इसके बाद क्या हुआ? आजादी की वो प्यास जो अब तक बुझी नहीं थी, उसका क्या हुआ? चलिए एक नजर डालते हैं कि कहानी यहां से आगे कहां जाती है। चलिए एक बार फटाफट से जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। ये एक्ट किनके नाम पर था? मॉर्ले और मिंटो। काउंसिल का साइज कितना बड़ा? सेंटर में 16 से 60। पहले भारतीय एग्जीक्यूटिव कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो लॉ मेंबर थे। सबसे बड़ा विवाद क्या था? मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और नई विधायी शक्ति कौन सी मिली? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की इजाजत। लेकिन इन सब के बावजूद आखिरकार 1909 के ये सुधार भारतीयों के सेल्फ रूल यानी स्वशासन की मांग को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। ये सुधार उस प्यासे को दिए गए पानी के 2 घूंट जैसे थे जिससे पूरे समंदर की प्यास लगी हो। आजादी की भूख इन छोटे मोटे सुधारों से मिटने वाली नहीं थी। और फिर कुछ ही सालों में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। लाखों भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इस वफादारी और बलिदान के बदले में हिंदुस्तान बड़े सुधारों की उम्मीद कर रहा था, पर उन्हें मिला क्या? भारत के आज़ादी के संघर्ष का अगला पड़ाव क्या था, ये हम जानेंगे अपनी अगली चर्चा में, जब हम विश्लेषण करेंगे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इतिहास में आगे बढ़ने के लिए ना हमें कभी-कभी उन रास्तों पर भी वापस जाना पड़ता है जो मंजिल तक नहीं पहुंचे। आज हम भारत के इतिहास के ऐसे ही एक रास्ते की पड़ताल करेंगे, एक बड़ा सरकारी प्रयोग जिसे सत्ता की ओर एक अधूरा कदम भी कहा जा सकता है। याद है, पिछली बार हमने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों की बात की थी। वो असल में भारतीय राजनीतिक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे। उन्होंने प्रतिनिधित्व का एक दिखावा तो जरूर किया, लेकिन असल पावर वो देने में पूरी तरह से नाकाम रहे। और इसी नाकामी ने एक नए और ज्यादा बड़े सुधार की जमीन तैयार कर दी। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। इसने सब कुछ बदल दिया। भारत ने इस लड़ाई में ब्रिटेन का, अब समझिए, दिल खोलकर साथ दिया। सैनिक भेजे, संसाधन दिए, आर्थिक मदद की। इस जबरदस्त योगदान के बाद पूरे देश में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। उम्मीद थी स्वशासन की, यानी सेल्फ गवर्नेंस की। अब लगने लगा था कि इस वफादारी का इनाम असल राजनीतिक हक के रूप में जरूर मिलेगा। तो आज हम इस पूरे सफर को कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि ये उम्मीदें एक प्रयोग में कैसे बदलीं, फिर जानेंगे कि सत्ता का बंटवारा कैसे किया गया। उसके बाद हम डायरकी यानी दोहरे शासन के सिस्टम को बारीकी से समझेंगे, सरकार की नई संरचना को देखेंगे और आखिर में इसकी सबसे बड़ी खामी का विश्लेषण करेंगे जिसने अगले अध्याय की नींव रखी। तो इस पूरे प्रयोग के पीछे दिमाग किसका था? चलिए मिलते हैं इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों से। ये थे भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के वाइसरॉय लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिसे हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये लाइन, ये इस एक्ट की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार घोषणा थी। सोचिए, इतिहास में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये आधिकारिक तौर पर माना कि उनका लक्ष्य भारत में ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है, मतलब धीरे धीरे स्वशासित संस्थाओं का विकास करना।
सुनने में ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लग रहा था। कागज पर तो ऐसा लगा मानो आज़ादी की दिशा में पहला कदम उठाया जा रहा है। तो ठीक है, लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसे हासिल करने के लिए सबसे पहला बड़ा ढांचागत बदलाव क्या किया गया? वो था केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का पहली बार औपचारिक रूप से बंटवारा करना। ये डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। देखिए, इससे पहले सिस्टम कैसा था? एकदम सेंट्रलाइज्ड, मतलब केंद्र सरकार ही हर मामले में कानून बना सकती थी। लेकिन 1919 के एक्ट ने इस तस्वीर को बदला। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की अलग-अलग लिस्ट बनाई गई, जिससे प्रांतों पर केंद्र का कंट्रोल थोड़ा कम हुआ। और एक बहुत ही अहम बदलाव हुआ, पहली बार प्रांतों को अपना बजट केंद्र से अलग बनाने का अधिकार मिला, जिससे उन्हें थोड़ी आर्थिक आज़ादी भी मिली। और अब हम पहुंचते हैं इस एक्ट के बिल्कुल दिल में, इसकी सबसे कोर, सबसे विवादास्पद व्यवस्था पर, जिसे प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था का नाम था डायरकी। तो ये डायरकी, आखिर ये बला क्या थी? ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है दो लोगों का शासन। और बस यही इसका पूरा सार था। प्रांतीय स्तर पर सरकार को दो हिस्सों में बांट दिया गया, विषयों की दो लिस्ट बनाई गई, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। यही इस पूरे कानून का सबसे अनोखा और सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला हिस्सा था। ठीक है, सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, दोहरा शासन। पर सवाल ये है कि ये असल में जमीन पर काम कैसे करता था। चलिए इसकी कार्यप्रणाली को जरा गहराई से समझते हैं। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। यही है डायरकी का पूरा खेल। एक तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, सोचिए फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, यानी असली पावर। ये किसके हाथ में थे? गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। दूसरी तरफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर, ये दे दिए गए भारतीय मंत्रियों को, जो विधानसभा के प्रति जवाबदेह थे। अब आप इसका असली मतलब समझिए। अंग्रेजों ने सत्ता की चाबी यानी पैसा और पुलिस अपनी जेब में रखी और भारतीय मंत्रियों को दे दी जिम्मेदारी, वो भी बिना किसी ताकत के। डायरकी तो थी ही, लेकिन इस एक्ट ने भारत सरकार की संरचना में कई और भी बड़े बदलाव किए। इसने, आप कह सकते हैं, भारत के आने वाले पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव रखी। और यहीं पर हमें आज की भारतीय संसद की पहली झलक दिखती है। इस एक्ट ने दो बहुत बड़े, बहुत ही फंडामेंटल सुधार किए। पहला था बाइकैमरिज्म, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था। एक अकेली लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह अब दो हाउस बनाए गए, अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा बड़ा कदम, डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत। पहली बार ऐसा हुआ कि जनता सीधे अपने प्रतिनिधि चुन सकती थी। हाँ, ये बात और है कि वोट देने का अधिकार बहुत बहुत कम लोगों को था। और ये बदलाव सिर्फ विधायिका तक ही सीमित नहीं था, एग्जीक्यूटिव में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया। अब ये जरूरी हो गया कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होंगे। आप सोचिए, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बिल्कुल टॉप पर भारतीय प्रतिनिधित्व में एक जबरदस्त उछाल था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस सरकारी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 2 नई संस्थाएं भी बनाई गईं। एक तो सरकारी अफसरों की निष्पक्ष भर्ती के लिए 1926 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जो आज के यूपीएससी का, आप कह सकते हैं, पूर्वज है। और दूसरा, लंदन में भारत के कामकाज को देखने के लिए एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का नया ऑफिस भी खोला गया। तो इतनी सारी चीजें थीं, इतना जटिल सिस्टम था। पर अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर कि ये पूरी मशीन, ये पूरा प्रयोग शुरू से ही फेल होने के लिए क्यों बना था? क्योंकि इसके डिजाइन में ही एक बहुत बड़ी, एक मूलभूत खामी थी। डायरकी का ये जाल कैसे काम करता था, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक भारतीय कृषि मंत्री हैं। उनका विभाग है एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। वो अपने इलाके में सिंचाई के लिए नहरें बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा किस विभाग के पास है? फाइनेंस विभाग के पास। और फाइनेंस क्या है? एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो ब्रिटिश कंट्रोल में है। तो क्या होता है? रिक्वेस्ट खारिज। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा था जिम्मेदारी बिना शक्ति के। भारतीय मंत्रियों पर जनता के प्रति जवाबदेही तो थी, लेकिन उनके पास असल बदलाव लाने के लिए न तो अधिकार थे, न ही पैसा। ये सच में एक आधा अधूरा घर था, जिससे न तो भारतीय संतुष्ट हुए और न ही अंग्रेज।
लेकिन रुकिए, डायरकी ही अकेली समस्या नहीं थी। इस एक्ट ने 1909 की एक और बहुत विवादास्पद नीति को और आगे बढ़ाया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी अलग सीटें होंगी और उन्हें चुनने के लिए वोट भी सिर्फ उसी समुदाय के लोग देंगे। इस एक नीति ने भारतीय समाज को धर्म और समुदाय के आधार पर बांटने की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। तो जाहिर है ये प्रयोग फेल हो गया, लेकिन इसकी विफलता एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने ये शीशे की तरह साफ कर दिया कि ऐसे आधे अधूरे सुधारों से बात नहीं बनने वाली। और इसी नाकामी ने भारत के अगले बड़े संवैधानिक सुधार की जमीन तैयार की। ये टाइमलाइन हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कहानी आगे कैसे बढ़ी। 1919 का एक्ट आया, बुरी तरह फेल हुआ। इसकी जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। और इन्हीं सब घटनाओं, विरोधों और बहसों का नतीजा निकला 1935 का अगला बड़ा कानून, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो डायरकी का ये प्रयोग तो फेल हो गया, जिसने ब्रिटिश सरकार को वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या अगला कदम, क्या अगला कानून इससे कुछ बेहतर था? क्या उसने भारत को असली शक्ति दी? ये जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की गहराई में उतरने वाले हैं जो बना तो था ब्रिटिश राज में, लेकिन आज भी वो आज़ाद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का एक तरह से ढांचा है, उसका स्केलेटन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। अब सवाल ये उठता है कि 1935 में बनाया गया एक ब्रिटिश कानून आज़ाद भारत का ब्लूप्रिंट आखिर बना कैसे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें अपने इतिहास और संविधान दोनों को समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, 1935 के एक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पहले उस सिस्टम को समझना होगा जिसे ठीक करने के लिए ये कानून लाया गया था। ये कहानी है एक ऐसे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की जो बुरी तरह से फेल हो गया था। हुआ ये था कि 1919 के कानून से प्रांतों में डायरकी नाम की एक व्यवस्था लागू की गई। अब ये डायरकी क्या थी? ये एक तरह का दोहरा शासन था। इसमें प्रांतीय सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। जितने भी जरूरी विभाग थे जैसे फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, वो गवर्नर ने अपने पास रखे, और कम जरूरी विभाग जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। अब आप खुद सोचिए, बिना तालमेल के काम कैसे होगा? नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से पैरालाइज्ड हो गया, और इसी संकट ने एक नए बेहतर कानून की जरूरत पैदा की। तो इस पूरे मेस को ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक सोल्यूशन लेके आई, और वो सोल्यूशन था उनका अब तक का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस कानून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में पास किया गया सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लेक्स एक्ट था। इसका साइज ही बताता है कि ये भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करने की कितनी बड़ी कोशिश थी। इस कानून का जो सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस सपना था, वो था एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का, एक अखिल भारतीय महासंघ। ये एक बहुत बड़ा विजन था, लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े सपनों के साथ होता है, ये सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। इस एक्ट में प्रस्ताव था कि ब्रिटिश प्रांतों और जो देसी रियासतें थीं, यानी प्रिंसली स्टेट्स, सबको मिलाकर एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दी जाए। आइडिया तो अच्छा था, पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। रियासतों को ये चॉइस दी गई कि वो इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, और राजा महाराजा अपनी पावर भला क्यों छोड़ते? ज्यादातर ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, और बस इसी वजह से ये ऑल इंडिया फेडरेशन का सपना कभी हकीकत बन ही नहीं पाया। तो ठीक है, फेडरेशन वाला सपना तो टूट गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कानून बेकार हो गया। इसके कई हिस्से लागू हुए और उनका भारत पर बहुत गहरा असर पड़ा। चलिए अब इन्हीं नए नियमों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे आयरॉनिकल बदलाव हुआ डायरकी के साथ। प्रांतों से तो इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, मतलब अपने मामलों में ज्यादा कंट्रोल। लेकिन मजे की बात यह है कि यही दोहरे शासन वाला सिस्टम अब सेंटर में लाने का प्रस्ताव रख दिया गया। अब पावर्स को सेंटर और प्रांतों के बीच बांटा कैसे गया? इसके लिए बनाई गई 3 सूचियां, 3 लिस्ट। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थे,
जिन पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकता था। प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे जो प्रांतों के लिए थे, और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 36 आइटम्स थे जिन पर दोनों कानून बना सकते थे। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो इन तीनों में से किसी लिस्ट में ना हो, वो पावर, जिसे रेजिड्यूरी पावर्स कहा जाता है, वो सीधी जाती थी वाइसरॉय के पास। इस कानून ने वोट देने का अधिकार तो बढ़ाया, पर कितना? पूरी आबादी का सिर्फ लगभग 14%। सोचिए कितनी कम आबादी थी ये। और तो और जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचन क्षेत्रों की प्रथा थी, उसे खत्म करने की बजाय दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी बढ़ा दिया गया। भले ही इस एक्ट में कई खामियां थीं, लेकिन इसने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी जो आज भी हमारे देश की रीढ़ हैं। देश की करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई बनाया गया। 1937 में एक फेडरल कोड बना जो बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, और साथ ही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस भी बनाए गए। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी, सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, कि ये 1935 का कानून आज के हमारे संविधान का ढांचा कैसे बना। ये आंकड़ा आपको शायद हैरान कर दे, लेकिन हमारे संविधान का करीब 70% हिस्सा सीधे इसी एक्ट से उठाया गया है। मतलब सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, लिटरली बोरो किया गया है, कुछ बदलावों के साथ। मिसाल के तौर पे 1935 के एक्ट ने जो फेडरल कोड बनाया था, 1950 में बस उसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। इंस्टीट्यूशन वही रहा, स्ट्रक्चर वही रहा, बस अधिकार क्षेत्र बढ़ गया। याद है वो 3 सूचियां, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट? हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से वो हूबहू मौजूद हैं। पावर शेयरिंग का पूरा ढांचा वहीं से लिया गया है। और एक आखिरी बहुत ही पावरफुल उदाहरण, वाइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की एक स्पेशल पावर थी। जानते हैं वो पावर आज किसके पास है? हमारे संविधान के आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास। ढांचा वही, बस सत्ता का केंद्र बदल गया। तो ये तो साफ हो गया कि 1935 का एक्ट भारत पर राज करने के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट था, और इसी ब्लूप्रिंट पर आजाद भारत की इमारत खड़ी हुई। लेकिन जब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना था, तब उन्हें किस कानून की जरूरत पड़ी? ये एक बिल्कुल अलग कहानी है, भारत की आजादी की कहानी, जिसे हम समझेंगे अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार। 2 सदियों तक चले एक साम्राज्य का अंत आखिर होता कैसे है? ये होता है एक कानून से। आज हम ब्रिटिश भारत की कहानी के उस आखिरी और सबसे अहम अध्याय को समझने जा रहे हैं, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और ये सिर्फ आज़ादी का दस्तावेज नहीं था, ये एक विशाल साम्राज्य के विघटन का, उसे समेटने का एक कानूनी खाका था। देखिए, ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। जैसा कि हमने अपनी पिछली कड़ियों में देखा है, इसकी जड़ें करीब 1774 साल के लंबे इतिहास में फैली हुई हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो नियंत्रण का पहला कदम उठाया गया था, वहां से चलकर अब हम उस आखिरी कानून पर आ पहुंचे हैं जो इस पूरी कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी एक नज़र में दिखाती है। 1773 में, याद है, नियंत्रण की एक मामूली सी शुरुआत हुई। फिर 1858 में क्राउन ने सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली। 1935 में एक बहुत बड़ा एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हुई जो नाकाम रही। और फिर आता है 1947, दी एग्जिट। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। हर पिछला पड़ाव जाने अनजाने इसी आखिरी दिन की नींव रख रहा था। तो सवाल ये उठता है कि 1947 में ही क्यों? सच तो ये है कि उस वक्त तक ब्रिटेन के लिए भारत छोड़ना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन चुका था। दूसरे विश्व युद्ध ने उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी थी, और भारत के अंदर आईएनए ट्रायल्स जैसे विद्रोहों ने ये साफ कर दिया था कि अब जिस भारतीय सेना के दम पर वो राज कर रहे थे, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर वो तारीख आई, 20 फरवरी 1947। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने दुनिया को एक डेडलाइन दे दी, 30 जून 1948 तक ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और सत्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। बस यहीं से आज़ादी की उल्टी गिनती ऑफिशियली शुरू हो गई। अब इसी घोषणा को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। लेकिन इस एक्ट को समझने की जो असली चाबी है, वो इसे एक शासन के कानून की तरह नहीं, बल्कि एक विघटन के कानून की तरह देखने में है। इस एक लाइन में इस कानून का पूरा निचोड़ है।
यह शासन का कानून नहीं था, ये परिसमापन का कानून था। लिक्विडेशन का मतलब समझते हैं? जैसे किसी कंपनी को बंद करते समय उसकी सारी संपत्ति और देनदारियों का हिसाब किताब करके उसे खत्म किया जाता है। ठीक वही काम ये एक्ट ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कर रहा था। इसका मकसद राज चलाना नहीं, राज खत्म करना था। ठीक है, तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट के मुख्य प्रावधान आखिर थे क्या, जिसने माउंटबैटन प्लान को एक कानूनी हकीकत में बदल दिया। तो इस एक्ट ने 3 बड़े और सीधे काम किए। पहला, इसने 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु यानी सॉवरेन राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरा, इसने एक देश नहीं बल्कि 2 स्वतंत्र डोमिनियंस बनाए, इंडिया और पाकिस्तान। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, इसने दोनों डोमिनियंस को यह अधिकार दिया कि वो चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हैं, मतलब सिसीड कर सकते हैं। ये अपनी किस्मत खुद तय करने का पूरा अधिकार था। और यहां देखिए कि कैसे पूरा पावर स्ट्रक्चर ही ढा दिया गया। वाइसरॉय का जो शक्तिशाली पद था, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था, उसे खत्म कर दिया गया। उसकी जगह अब हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का पद था, जो सिर्फ एक नाम मात्र का प्रमुख, एक नॉमिनल हेड था, जिसके पास कोई असली शक्ति नहीं थी। और इसी तरह लंदन में बैठकर पूरे भारत को कंट्रोल करने वाले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद को भी हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया गया। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे पेचीदा और कह सकते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। यह वो प्रावधान था जिसमें पूरे उपमहाद्वीप में एक बड़ी अराजकता फैलाने की क्षमता थी, और इसका सीधा संबंध था भारत की रियासतों से। इस एक्ट ने एक चीज की घोषणा की, लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि भारत की रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की जो सर्वोच्च सत्ता थी, वो एक झटके में खत्म हो गई। वो सारी संधियां, सारे समझौते, सब रद्द। कानूनी तौर पर वो रियासतें अब पूरी तरह से आजाद थीं, किसी के अधीन नहीं। और ये कोई छोटी मोटी चुनौती बिल्कुल नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 565 रियासतों की। सोचिए, रातों रात 565 राज्य छोटे बड़े ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर हो गए, अपना भविष्य तय करने के लिए एकदम स्वतंत्र। इन सभी 565 रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए। पहला, वो भारत के डोमिनियन में शामिल हो जाएं, दूसरा, वो पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो जाएं, या तीसरा, वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहें। इसी तीसरे ऑप्शन ने एक खंडित टूटे हुए भारत की जमीन तैयार कर दी थी। इससे भारत के बॉल्कनाइजेशन का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। बॉल्कनाइजेशन एक शब्द है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई बड़ा देश कई छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों में टूट जाता है। डर ये था कि भारत का नक्शा हमेशा के लिए दर्जनों छोटी छोटी रियासतों में बिखर कर रह जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत दिलचस्प कानूनी पेच था। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसे एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र नहीं बल्कि एक डोमिनियन कहा जा रहा था। तो इसका मतलब क्या था? चलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को समझते हैं। सवाल सीधा है, अगर भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, तो फिर उसे 1950 तक एक डोमिनियन क्यों कहा जाता रहा? एक आज़ाद देश डोमिनियन कैसे हो सकता है? इसका जवाब इस तुलना में है। देखिए, 1947 में आज़ादी के समय हमारे पास अपना खुद का संविधान नहीं था, तो 1947 से 1950 तक ये देश एक डोमिनियन के तरह काम करता रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ही एक बदले हुए रूप के तहत चलता रहा। इस दौरान देश के मुखिया, हेड ऑफ स्टेट, तकनीकी रूप से ब्रिटिश किंग थे। ये सब बदला 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ। तब भारत एक डोमिनियन से एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य, अ फुल्ली सॉवरन रिपब्लिक बना, और हमारे हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश किंग की जगह भारत के राष्ट्रपति बने। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस एक्ट ने सत्ता के उस आखिरी हस्तांतरण के लिए स्टेज तैयार किया। इसने एक साम्राज्य के अंत और 2 नए राष्ट्रों के जन्म को कानूनी जामा पहनाया। इस बदलाव के दौर के 2 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, वही आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, और उनके बाद सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो अगर हम इस पूरे संवैधानिक सफर को एक नज़र में देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। 1773 से एक कंपनी ने व्यापार करते करते एक साम्राज्य बना लिया। 1858 से क्राउन ने उस पर सीधा शासन किया। 1909 से प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लंबा संघर्ष चला, और आखिर में 1947 में वो पल आया, निकास और स्वतंत्रता का।
करीब 200 साल की ये जटिल यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक्ट अपने पीछे एक बहुत बड़ा, एक विशाल सवाल छोड़ गया। अब जबकि ब्रिटिश सर्वोच्चता खत्म हो चुकी थी, तो वो 565 बिखरी हुई रियासतें एक अखंड भारत कैसे बनेंगी? ये चुनौती शायद आज़ादी हासिल करने से भी बड़ी थी। और इसका जवाब एक और कहानी में है।